भारत, एक ऐसा देश जो अपने आप में ही एक पूरी दुनिया है। यहाँ आपको बर्फीले पहाड़ मिलेंगे तो दूर दूर तक फैले रेगिस्तान भी, हरे भरे मैदान हैं और ना जाने कितनी ही संस्कृतियों का एक अद्भुत संगम। तो चलिए आज इसी कमाल के देश की एक यात्रा पर चलते हैं। अब सोचिए जरा, इतनी सारी अलग अलग चीजें एक ही देश में एक साथ कैसे हो सकती हैं? यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा का दिल है, जिसे हम अक्सर कहते हैं अनेकता में एकता। सबसे पहले तो इसके साइज की बात करते हैं। भारत का कुल एरिया लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब ये वाकई में बहुत बहुत बड़ा है। जरा इस नक्शे को देखिए। उत्तर में ये हिमालय की ऊंची चोटियों से घिरा है और जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं ये एक प्रायद्वीप या पेनिनसुला का आकार ले लेता है। इसके पश्चिम में है अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि दुनिया के नक्शे यानी ग्लोब पर भारत की सटीक लोकेशन क्या है और उस लोकेशन का मतलब क्या है। तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। अगर हम अक्षांश या लैटिट्यूड की बात करें तो ये दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला है, और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड में ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है। और एक मजेदार बात यह है कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देश के लगभग बीच से गुजरती है। इसी वजह से यहाँ का मौसम और जलवायु इतनी विविध है। ये सवाल बड़ा दिलचस्प है ना? और इसका जवाब हमें यह समझने में मदद करेगा कि देश इतना बड़ा है कि एक कोने से दूसरे कोने तक समय में भी फर्क आ जाता है। देखिए, इसका गणित बड़ा सीधा है। हर 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का फर्क पड़ता है। अब क्योंकि भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री है, तो इसके सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सिरों के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश में सूरज गुजरात के मुकाबले करीब करीब 2 घंटे पहले उगता है। अब सोचिए, अगर हर शहर का अपना टाइम होता तो कितनी गड़बड़ होती। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम तय किया गया है जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के हिसाब से चलता है। चलिए अब भारत की जमीनी यात्रा शुरू करते हैं और इसके अलग अलग फिजिकल फीचर्स को एक एक करके करीब से देखते हैं। हम इन 6 मुख्य हिस्सों की सैर करेंगे। महान हिमालय, फिर उत्तरी मैदान, इसके बाद भारतीय महामरुस्थल, फिर प्रायद्वीपीय पठार और आखिर में तटीय मैदान और हमारे द्वीप। पहला पड़ाव है महान हिमालय। हिम आलय का मतलब ही है बर्फ का घर। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है बल्कि एक तरह से भारत के गार्ड हैं जो मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकते हैं। इसमें 3 समानांतर रेंज हैं। सबसे उत्तर में हिमाद्री, बीच में हिमाचल और सबसे दक्षिण में शिवालिक। हिमालय से ठीक नीचे आते ही हमें मिलते हैं उत्तरी मैदान। ये सिर्फ समतल जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां हमारी सभ्यता ने जन्म लिया। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों ने इस जमीन को इतना उपजाऊ बनाया कि यहाँ खेतीबाड़ी खूब फली फूली और बड़े बड़े साम्राज्य बने। तो इन मैदानों के इतने उपजाऊ होने का राज क्या है? वो हैं जलोढ़ निक्षेप। असल में ये वो बारीक मिट्टी है जो नदियां पहाड़ों से अपने साथ बहाकर लाती हैं और यहाँ जमा कर देती हैं। ये मिट्टी खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इसीलिए ये इलाका आज भी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। अब रुख करते हैं पश्चिम की ओर, जहां है भारतीय महामरुस्थल। ये एक सूखा, गर्म और रेतीला इलाका है जहां पेड़ पौधे बहुत कम हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस मुश्किल माहौल ने भी एक बेहद अनोखी और रंगीन संस्कृति को जन्म दिया है जो यहाँ के लोगों के रहन सहन में साफ झलकती है। अच्छा, अगले हिस्से पर बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, प्रायद्वीप। इसका मतलब होता है जमीन का वो टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, बिल्कुल हमारे दक्षिणी भारत की तरह। और इसी से हम पहुंचते हैं अपने चौथे हिस्से पर, प्रायद्वीपीय पठार। इसका आकार लगभग एक त्रिभुज जैसा है और ये भारत की सबसे पुरानी जमीन है। ये पठार कोयला और लोहे जैसे खनिजों का खजाना है जो हमारे देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रीढ़ है। और हाँ, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली भी यही है। अब इस पठार के दोनों किनारों पर 2 मशहूर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पश्चिम में है पश्चिमी घाट जो लगातार और एक जैसे हैं, और पूर्व में है पूर्वी घाट जो बीच बीच में टूटे हुए और असमान है। दक्षिण भारत की ज्यादातर नदियां इन्हीं घाटों से निकलती हैं।
इन घाटों और समुद्र के बीच में समतल जमीन की पतली पतली पट्टियां हैं, जिन्हें हम तटीय मैदान कहते हैं। ये सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि बंदरगाहों, मछली पालन और व्यापार के लिए बहुत जरूरी हैं। पश्चिमी तटीय मैदान थोड़े संकरे हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़े हैं। और आखिर में आते हैं भारत के दो मुख्य द्वीप समूह। अरब सागर में है लक्षद्वीप द्वीप और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये दोनों ही अपनी यूनिक बायोडाइवर्सिटी और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए जाने जाते हैं। लक्षद्वीप की एक बहुत खास बात यह है कि ये प्रवाल द्वीप यानी कोरल आइलैंड है। अब ये बनते कैसे हैं? ये पॉलिप नाम के छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकालों से बने हैं। जब ये जीव मरते हैं तो उनका कंकाल वहीं रह जाता है और उसके ऊपर नए पॉलिप पैदा होते हैं। लाखों सालों तक ये प्रोसेस चलने के बाद इतने खूबसूरत द्वीप तैयार होते हैं। तो हमने भारत का फिजिकल मैप तो देख लिया, जिसे प्रकृति ने बनाया है। अब देखते हैं कि इंसानों ने इस विशाल जमीन को राजनीतिक तौर पर कैसे बांटा है और कैसे व्यवस्थित किया है। एडमिनिस्ट्रेशन की सहूलियत के लिए भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। देश की राजधानी दिल्ली है। हमारी जमीनी सीमाएं 7 देशों से लगती हैं, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश। और अगर हम समुद्री पड़ोसियों की बात करें तो श्रीलंका और मालदीव हमारे सबसे करीबी हैं। तो देखिए, एक तरफ है प्रकृति का बनाया नक्शा, पहाड़, नदियां, मैदान, रेगिस्तान, और दूसरी तरफ है इंसानों का बनाया नक्शा, राज्य, राजधानियां, सीमाएं। ये दोनों मिलकर दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग भूगोल और संस्कृतियां एक होकर एक राष्ट्र बनती हैं। और ये सब हमें वापस हमारे उसी पहले सवाल पर ले आता है। इतनी भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के बाद भी वो कौन सा धागा है जो इस पूरे राष्ट्र को एक साथ बांध कर रखता है? शायद इसका जवाब सिर्फ नक्शों या किताबों में नहीं, बल्कि यहाँ के करोड़ों लोगों के दिलों में छिपा है।